Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, मेकर हिल्स को काफ़ी चर्चा में है, परसों हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो आज आप लोगों को अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नीचे ऑप्शन में आपको बहुत सारे मुगल एम्परर्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने जोर दिया कि जो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो डॉक्यूमेंट हुआ करता था, डॉक्यूमेंट से ये शिफ्ट हुए एल्बम की तरफ या फिर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ। तो यहाँ पर कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने यहाँ पर ये शिफ्टिंग करी थी। ऑप्शन ए बोलता है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। जिसको नहीं पता है इसका आंसर सर्च करो, डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन तब भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां से भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको पता होगा कल पूरे देश भर में एक आर्टिकल के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, उसका नाम है अमर जवान ज्योति। तो अभी क्या किया गया है, अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है जो वॉर मेमोरियल फ्लेम है उसके साथ। तो डिस्कस करेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं, प्लस यहाँ पर इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सारी बातें एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। पहले तो आपको जानना होगा, देखो दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास में आप लोग को ये जगह देखने को मिलेंगी। इंडिया गेट के पास में आपको पता होगा इंडिया गेट के जस्ट नीचे ही जो अमर जवान ज्योति है ये आपको देखने को मिलती है। अभी इसी ज्योति को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, किससे, मेमोरियल फ्लेम से। कल बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी पब्लिश हुए कि यहाँ पर क्या हुआ, अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है। तो सरकार ने इसको क्लैरिफाई किया है, देखो बुझाया नहीं गया है, हुआ क्या है, यहाँ पर इस ज्योति को मर्ज किया गया है। ये जो ज्योति है ये पिछले 50 सालों से लगातार जल रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया गया है मेमोरियल फ्लेम से। पहले मैं आप लोगों को मैप पे लेकर चलता हूँ। नाउ पहले अगर हम लोग मैप में देखें, इंडिया गेट पर चलें तो पहली बात यहाँ पर न्यू दिल्ली पे लैंड होते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया गेट नज़र आएगा, ठीक है। ये आ गए हम लोग इंडिया गेट पर। अब आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देख पाओगे, इंडिया गेट से जस्ट अगर आप लोग इधर चलते हो तो इधर आपको आगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। जहाँ पर मतलब ये सेंट्रल विस्टा है जहाँ पर लगातार अभी डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। उसके और आगे चलोगे तो आपको राष्ट्रपति भवन भी रास्ते में ही देखने को मिलता है, बिल्कुल सामने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको समझना है, ठीक है। अभी होता क्या है, देखो यहाँ पर ये पार्लियामेंट नज़र आएगा। अभी गोल वाली पार्लियामेंट जो है हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट है, ये ट्रायंगुलर वाली नई पार्लियामेंट बन रही है। उसके और आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन भी नज़र आएगा। तो ये जगह यहाँ पर आपको नज़र आती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा अच्छे से इंडिया गेट को देखना है। जब हम लोग इंडिया गेट वाले एरिया पर आते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने एरिया ऐसे फिक्स कर दिया है। इधर आपको इंडिया गेट नज़र आएगा, पीछे यहाँ पर आपको सेंट्रल पार्क नज़र आएगा और उसके पीछे आपको नेशनल वॉर मेमोरियल नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको तीनों जगह ध्यान रखनी है। होता क्या है, इंडिया गेट पर आपको अमर जवान ज्योति जलती हुई नजर आएगी और उसी प्रकार से 2019 में जब नेशनल वॉर मेमोरियल को यहाँ पर उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर भी अमर जवान ज्योति जल रही है, ठीक है। इसका इतिहास क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हुआ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखो हुआ क्या है, हमने ये जो पूरा नेशनल मेमोरियल एक वॉर मेमोरियल है इसको डेडिकेट किया गया है हमारे सोल्जर्स को जो कि एक तरीके से शहीद हो गए हैं, ठीक है।
है। जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनको डेडिकेट किया गया है, उनकी याद में पूरा का पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत सारे मतलब सोल्जर्स जो कि शहीद हुए हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, वो नाम इंस्क्राइब करे गए। बट अभी होता क्या है, यहाँ पर एक ज्योति जल रही है और उसके बाद यहाँ पर इंडिया गेट पर आपको एक ज्योति देखने को मिलेगी। तो अभी क्या किया गया है, यहाँ पर जो इंडिया गेट पर आपको अमर जवान ज्योति देखने को मिल रही थी, उस अमर जवान ज्योति को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, लेके गए यहाँ से, कैरी किया गया यहाँ से, और उसका कैरी करने के बाद इस वाली अमर जवान ज्योति के अंदर मर्ज कर दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये मैप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा था। अभी इसके ऊपर वापस आएंगे क्योंकि अभी एक और छोटी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। नाउ फिलहाल तो आर्टिकल पर आते हैं। तो आर्टिकल में देखो क्या क्या मेंशन किया गया है। जो आइकॉनिक अमर जवान ज्योति है, इसका उद्घाटन किया गया था 1971 में। ठीक है, अब मतलब आप कह सकते हो 1971 में एक वॉर हुई थी। हाँ, उसी वॉर के बारे में चर्चा की जा रही है जो लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश वाली है, जिसके थ्रू बांग्लादेश एक कंट्री बनकर निकला था, है ना। ये वॉर हुई थी और इस वॉर में भी हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हुए थे। और ख़ास बात तो यह है कि देखो, देश के आज़ाद होने के बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी वॉर ये देखने को मिली थी 1971 वाली। ठीक है, अब ये वॉर हुई तो इसके बाद ही यहाँ पर इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जलाया गया। ठीक है, इन सोल्जर्स की यहाँ पर याद में, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और इस अमर जवान ज्योति को किसने जलाया था, तो हमारी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके थ्रू यहाँ पर ये जलाया गया था। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस पूरे अमर जवान ज्योति को यहाँ से कैरी करके लेकर गया, और कैरी करके लेकर हम लोग ने क्या किया, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर अमर जवान ज्योति जल रही है, वहाँ पर हमने उसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल के बीच में एक और छोटी सी जगह थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाई थी, इसी वजह से बोला है हम लोग वापस चलेंगे अभी। तो बीच में एक और जगह है, ठीक है, वहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू वहाँ पर लगाया जाएगा, ध्यान रखना इसके बारे में, इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुका है। और क्या क्या बताया गया, देखो ये सारी बातें होने के बाद क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। बहुत सारे जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना यह है कि आपने एक तरीके से ज्योति को बुझा दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्टेट्समैन निकल कर आए थे, लेकिन हुआ क्या, हमारी सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे वापस से इसके रिटेलिएशन में एक जवाब दिया है। देखो, हमने कोई भी एक्सटिंग्विश नहीं किया है, मतलब इस ज्योति को बुझाया नहीं गया है, इस ज्योति को बस कैरी किया गया। यहाँ से कैरी करने के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल तक ले जाया गया है और वहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बना ही रखा था, सारे सोल्जर्स को डेडिकेट कर रखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो फिर क्या है, हम लोग एक ही जगह पर ये काम कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पर सरकार के थ्रू बोला गया। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मैप में देखा था, इसका उद्घाटन 2019 के अंदर किया गया था। और बोला जाता है कि जो हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, सोल्जर्स काफ़ी सारे शहीद हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर, हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए। ठीक है, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर इस नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन आपको देखने को मिलेंगी। प्लस इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज के टाइम पर लगभग 26,000 के आसपास जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनके नाम को इंस्क्राइब किया गया है, उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब काम इंडिया गेट पर होता हुआ आप लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा मैप पे फिर से लेकर चलता हूँ, एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, इंडिया गेट ये हो गया, नेशनल वॉर मेमोरियल ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ज्योति को मर्ज कर दिया गया, ये आपको क्लियर हुआ। बीच में एक एरिया आपको ये देखने को मिलेगा, और इस एरिया में आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक स्टैचू पहले देखने को मिलता था। वो स्टैचू किन का था मैं आपको बताऊंगा, बट अभी क्या हुआ है, यहाँ पर ये एरिया बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनाने वाले हैं, ये भी यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्लियर हुआ? आगे लेकर चलता हूँ। जो मैंने अभी आपको बीच वाला एरिया दिखाया था ना, वो हकीकत में कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ठीक है, रियलिटी में वो ऐसे दिखता है। अभी क्या है ना, हमने वो सैटेलाइट इमेज यूज़ की हुई थी वहाँ पर, तो वो सही से एरिया दिख नहीं रहा था, लेकिन आप बराबर में देखोगे तो वो जो बीच वाला हिस्सा है, इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल के बीच में हिस्सा है, वो ये वाला है। अब यहाँ पर अंदर हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाने वाले हैं। देखो, इससे पहले हुआ क्या करता था, इसी के बीच में यहाँ पर एक स्टैचू हुआ करता था पहले, इस स्टैचू को हटा दिया गया है। ये पता है स्टैचू किसका था? ये स्टैचू था किंग जॉर्ज 5 का। तो लोगों ने यहाँ पर सोचा, मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी लंबे समय तक ये स्टैचू यहाँ पर खड़ा हुआ था। लोगों ने सोचा यार ये स्टैचू यहाँ पर क्यों खड़ा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर लिखी पड़ी हैं, तो लोगों ने यहाँ पर देखा इन सब चीज़ों को। देन उसके बाद में फाइनली इस स्टैचू को हटा दिया गया था। नाउ अब इसको हटाने के बाद हम लोग अपने सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर स्टैचू लगाने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको इंडिया गेट के बारे में 2-4 बातें बताता हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको ध्यान रखना है। इंडिया गेट को पहले हम लोग बहुत पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जानते थे।
ठीक है। उसके बाद होता क्या है, देखो इंडिया गेट को ब्रिटिशर्स ही बनाते हैं, जो एक तरीके से अंग्रेज हैं वो बनाते हैं। आपको पता होगा इसके बारे में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 से, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले विश्व युद्ध के अंदर जो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं ये भी गए थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स इन सारे सोल्जर्स को लेकर गए, इंडियन सोल्जर्स बहुत सारे थे और लगभग 90,000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी आप कह सकते हो, वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो अंग्रेज हैं उन्होंने यहाँ पर उनकी याद में, उनकी मेमोरियल के बेसिस पर यहाँ पर इंडिया गेट को बनाने का एक तरीके से डिसीजन लिया था। देन उसके बाद यहाँ पर इस इंडिया गेट को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रोल था, प्लस जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी उसका भी रोल था। तो बहुत सारे हमारे जवान इसके अंदर शहीद हुए थे, दैट इज़ वाई यहाँ पर इस इंडिया गेट को बनाया गया। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग देखें इंडिया गेट को डिज़ाइन किसने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ जब भी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। देखो इस इंडिया गेट को डिज़ाइन किया गया है सर एडविन ल्यूटेंस के थ्रू, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ज़रूर। और उसके बाद जो इंडिया गेट है, ये स्ट्रक्चर कुछ पता है किस प्रकार से मैच करता हुआ नजर आएगा, ऐसा, ठीक है। आपको ये दोनों सेम सेम लग रहे होंगे स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम आपको देखने को मिलेगा क्या है, आर्क डे ट्रियोम्फे, ठीक है। ये ऊपर लिखा है आर्क डे ट्रियोम्फे नाम है, ये आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी को देखते हुए कुछ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सिमिलैरिटी यहाँ पर भी नजर आएगी, है ना। ये आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलता है और इंडिया गेट आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इस इंडिया गेट को भी बनाया हुआ है। क्लियर हुआ, इतना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आज के टाइम पर देखो इंडिया गेट पर भी आप देख पाओगे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनके नाम लिखे हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसा ये इंडिया गेट का थोड़ा सा क्लोज पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे सोल्जर्स के नाम आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और आ जाती है, वो ये आती है कि आपने अभी यहाँ पर अमर जवान ज्योति के बारे में पढ़ा, आपको यहाँ पर 4 तरीके से आपको ये ज्योति देखने को मिल जाती है, लेकिन एक में से यहाँ पर ये ज्योति निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही ज्योति जलती है, लेकिन क्या होता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में आप देख पाओगे चारों तरफ यहाँ पर ये ज्योति जलती है। बट ये वाली जो ज्योति है ये पिछले 50 सालों से रेगुलर जल रही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1971 से, यहाँ पर 1971 में इस ज्योति को एक तरीके से जलाया गया था, तब से आप देख पाओगे रेगुलरली ये ज्योति आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि मतलब 50 साल से रेगुलर चल रही है, तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आप कहोगे क्या है इसके अंदर, कैसे यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो देखो हुआ क्या था, 1971 से लेकर 2006 के बीच में, मतलब इतने जो गैप मैंने आपको बताया, इतने बीच में एलपीजी का इस्तेमाल किया गया है। एलपीजी की मदद से यहाँ पर ये ज्योति को जलाया गया है। तो एलपीजी यहाँ पर एक फ्यूल सोर्स यहाँ पर रहा है, लेकिन 2006 के बाद से सीएनजी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। सीएनजी के माध्यम से यहाँ पर आप देख पाओगे ज्योति को जलाया गया, जो कि आज तक के टाइम तक रेगुलरली आपको जलती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया, गूगल पर मिल जाएगी, वहीं सर मैंने एक तरीके से सर्च करके सारी चीज़ आप लोग को बता रखी हैं। और चाहो तो आप लोग मैं वो सारे जो आर्टिकल्स है जो भी मेरे पास इकट्ठे हैं, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, वो सब पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाले चैनल पर, उसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर जाना भी है। और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। मज़ा आ गया होगा एक आर्टिकल पढ़ के, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, लेकिन फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने आज भी टारगेट 5K प्लस लाइक्स का रखा है। देखो वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। होता क्या है, लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो काफ़ी आगे तक रीच होता है, काफ़ी सारे लोगों तक भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हो। देखो इसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है, कोई पेड नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फ्री ही मिल रही हैं। 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगाने के बाद यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। नाउ पेज नंबर 1 पर ही इसी आर्टिकल के बराबर में आपको ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा। अब होता क्या यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, हमारे जो गडकरी साहब हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनका कहना यह है कि जो लोग हैं वो जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना पैसा लगा सकेंगे। ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी सरकार है वो आज के टाइम पर वेट कर रही है
कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट को देखती है, स्टॉक मार्केट का एक रेगुलेटर बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सरकार वेट कर रही है कि सेबी इनको अप्रूवल दे, और अप्रूवल देने के बाद यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग पैसा लगा सकोगे, आप लोग यहाँ पर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकोगे। लेकिन बोला गया है लगभग एटलीस्ट आप लोग 1 लाख रुपए तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने देश के ऊपर 1 लाख रुपए लगा सकते हो। अब 1 लाख रुपए लगाने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलता है, जैसे शेयर्स के अंदर जैसे सारी चीज़ें होती हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो अभी ये काम जल्दी ही होने वाला है, ऐसा यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के थ्रू कहना है। उसके बाद इन्होंने बताया बहुत सारे जो पेंशन फंड है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आज के टाइम पर ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन हम लोग चाहते ये हैं कि हम लोग क्या करें, इंडियन पीपल को लेकर आएँ, जो भारत के बहुत सारे नागरिक हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें इन बॉडीज़ के अंदर, और वो पैसा अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाए, और वो जो पैसा लाया जाएगा, लोग वहाँ पर पैसा लगाएंगे, उसके बदले में उनको रिटर्न भी मिलेगा। तो मिनिमम अमाउंट लगभग 1 लाख रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये बताया गया, ठीक है, और खासकर किसके अंदर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद बताया गया कि हमारी सरकार एश्योर ये करेगी कि आप लोगों को 7.5% से लेकर 8% तक का इंटरेस्ट जो है वो आपके अमाउंट पर मिल जाए, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है मनी, उसके ऊपर इतना पैसा इतना इंटरेस्ट जो है आप लोगों को रिटर्न मिल जाना चाहिए, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यही चीज़ें वापस से यहाँ पे आगे दोहरा दी गई हैं, तो मतलब दोबारा वही चीज़ें कवर की गई हैं, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो आप लोगों को पता चली गई है। इससे क्या होगा, जो पुअर पीपल हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बोलती है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, कल हुआ क्या है, लगभग 35 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है, बिल्कुल वाकई ऐसा हुआ है, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल पूरी तरह से बैन हो जाएंगे इंडिया के अंदर, ये भी स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने थर्सडे में ये काम किया है, मतलब परसों वाले दिन ये काम किया, इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था कि लगभग 35 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जाए, और इन यूट्यूब चैनल्स के साथ लगभग 2 वेबसाइट हैं, 2 ट्विटर अकाउंट है, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, और एक फेसबुक अकाउंट है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं, आज के टाइम पर इंडिया की सॉवरिटी के अगेंस्ट में सारी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंटी इंडिया यहाँ पर ये बातें फैला रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसी वजह से यहाँ पर इनको बैन किया जा रहा है। बस इतना ही सिंपल सा यहाँ पर आर्टिकल है, उसमें और ज़्यादा कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वापस से घुमा फिरा के वही बातें बताई गई हैं। फिलहाल हुआ क्या है, देखो यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये इमरजेंसी पावर्स कौन से एक्ट की हैं, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो यहाँ पर इन रूल्स का इस्तेमाल किया गया, इनके अंदर इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बेसिस पर बोला गया जो ये इंटरमीडिएट्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खासकर यूट्यूब आपको देखने को मिलेगा, इनको ब्लॉक कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर इंडिया के अंदर ये बैन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एंटी इंडिया सारी चीज़ें फैला रहे हैं, इंडिया की सॉवरिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर ये सारी चीज़ें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, इसी वजह से ये स्टेप उठाया गया है। क्लियर हुआ। अब उसके बराबर में आपको एक आर्टिकल ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इस आर्टिकल को इतना जूम कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, कल मैंने आप लोगों को एक वो रीज़न बताया था, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इतना जूम करके हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आगे हम लोग फिर से बात करेंगे उसके बारे में, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात करता है स्टार्टअप्स को लेकर। तो एक स्टडी आई है, और उस स्टडी ने बताया कि देखो इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े हैं, ठीक है, वो रेज हुए हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अभी फिलहाल पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आ रहा होगा कि स्टार्टअप्स होते क्या हैं। तो देखो यार, यहाँ पर कोई भी एक तरीके से जो स्टार्टअप है, ये बेसिकली कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन के अंदर देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग यहाँ पर किसी भी कंपनी का उस आप स्टार्टअप कह सकते हो, स्टार्टअप को फाउंड किया जा सकता है एक एंटरप्रेन्योर के थ्रू, या फिर एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर साथ में मिलकर यहाँ पर स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। अभी फिलहाल इंडिया स्टार्टअप के मामले में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी कवर किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 24.1 बिलियन डॉलर्स तक का अमाउंट रेज किया है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अमाउंट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो डेटा है ये 2021 का है, साल 2021 का डेटा है, क्योंकि साल 2022 में तो अभी हम चल रहे हैं, अभी ये पहला ही महीना है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये पिछले साल का डेटा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर चर्चा की गई है। और एग्जैक्टली इन्होंने बताया कि कोविड-19 पहले से भी, मतलब कोविड-19 के आने से जो पहले वाली सिचुएशन थी, उससे भी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन 2021 के अंदर देखने को मिली है रिगार्डिंग स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स की अच्छी हालत देखने को मिली है,
ये स्टडी आई है और ये स्टडी यहाँ पर पब्लिश की गई है नेस्कॉम और जेनोफ के थ्रू। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा। और इन्होंने बताया कि देखो अब की बार जो स्टार्टअप है साल 2021 के अंदर लगभग 2250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आपको देखने को मिले हैं। 2250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स 2021 के अंदर देखने को मिले। हालांकि 2021 से पहले ये स्टार्टअप की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन 2021 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ को अचीव किया है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, साल 2020 में हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन साल 2021 के अंदर हम लोगों ने डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिवाइव किया है और मतलब काफ़ी स्पीड से हम लोग ग्रो करते हुए नजर आए हैं, वो यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि देखो जो यूएस से हमारा एफडीआई है वो काफ़ी आया है। मतलब एफडीआई क्या होता है? ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई दूसरी कंट्री लगा रहा है ये पैसा हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, मान लो यूएस है, वो डायरेक्टली हमारे कंट्री के अंदर पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग देखें तो यूएस यहाँ पर एक लीडिंग सोर्स रहा है। यूएस ने यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है हमारे कंट्री के स्टार्टअप्स के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? तो स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर एफडीआई भी काफ़ी ज़्यादा आया है, वो आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो और कहीं पर भी इसको कोट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल जो है ओवरऑल आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग आज के टाइम पर करंट सिचुएशन देखें तो भारत यहाँ पर एक लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी के अंदर आता है और लगभग साल 2020 के अंदर आप कह सकते हो साल 2020 तक क्या हुआ, हमारे पास 15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे। साल 2010 में वही सिचुएशन 5,000 के आसपास थी। मतलब साल 2010 में हमारे पास 5K के आसपास स्टार्टअप्स और वही साल 2020 के अंदर लगभग 15,000 के आसपास हो चुके थे। तो अपने आप में यहाँ पर एक रिमार्केबल ग्रोथ ये देखने को मिली है, एग्जैक्टली कह सकते हो। उसके बाद बताया गया देखो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी खराब तो हुई थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने इसके अंदर ग्रोथ पाई है। साथ ही साथ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी भारत के अंदर बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ग्रो हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ चुके हैं इंडिया के अंदर। इसके ऊपर रिसेंटली एक डेटा भी आया था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो के अंदर। देखो हुआ होता क्या है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कौन से होते हैं? एक ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो 2021 के अंदर हमने देखा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। पहले बहुत कम हुआ करते थे ना, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या बताया गया कि देखो इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस है आज के टाइम पर जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग दीज स्टार्टअप्स, तो इसको भी हम लोग को सॉल्व करने की काफ़ी हद तक आवश्यकता पड़ सकती है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे से एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ ये आता है अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे चर्चा की गई, देखो सब कुछ तैयार है, अब टाइगर की काउंटिंग चालू की जाएगी। मतलब टाइगर की पॉपुलेशन की गिनती शुरू की जाएगी। कहाँ पर? बंदीपुर और नगरहोल टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, तो अभी इन दोनों जगह के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। देखो अब जो टाइगर की काउंटिंग की जाएगी ये लगभग 5वीं एक्सरसाइज होने वाली है। 5वीं बार हम लोग यहाँ पर एक काउंटिंग करेंगे। हर 4 साल में काउंटिंग देखने को मिलती है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जो टाइगर सेंसस है ये स्टार्ट होगा बांदीपुर के अंदर सैटरडे से, जो हमारा सैटरडे है तब से स्टार्ट हो जाएगा, और नगर होल के अंदर भी आप देख पाओगे सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन के अंडर में। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन की काउंटिंग करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया हर 4 साल में एक बार यहाँ पर एक काउंटिंग देखने को मिलती है। तो अब की बार ये 5वीं काउंटिंग होने वाली है। तो इससे पहले कब कब हुई है? 2006 में एक बार हुई है, फिर उसके बाद 2010 में, देन 2014 में, देन 2018 में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे 2022 के अंदर ये काउंटिंग देखने को मिलेगी। जो भी अथॉरिटीज़ हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, इन्होंने यहाँ पर एरिया को डिवाइड कर दिया है 4 हिस्सों में। इन्होंने बोला है 4 हिस्सों में एरिया डिवाइड कर दिया गया है और उन हिस्से को एक एक करके यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। एक एक जगह पर यहाँ पर अच्छे से काउंटिंग करेंगे। पहला जो ब्लॉक होने वाला है वहाँ पर 22 जनवरी से 27 जनवरी तारीख ले ली गई, फिर दूसरा ब्लॉक के लिए कुछ और तारीखें ले ली गई। तो अलग अलग ब्लॉक पर अलग अलग टाइम लेकर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। ये बताएगा कहाँ पर? बांदीपुर नेशनल पार्क के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं जो एम स्ट्राइप्स है उसका। देखो एम स्ट्राइप्स के बारे में आपको पता होगा, 3 दिन पहले की बात है, मैंने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और जो ये एम स्ट्राइप है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा था, ये किस चीज़ को लेकर है? तो एम स्ट्राइप की फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन। ठीक है, जो खासकर हमारा प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल
स्टेटस ये देखने को मिलेगा। इसकी पूरी फुल फॉर्म ये है, ठीक है, एम स्ट्रिप्स इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आप लोगों को ये नीचे नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे एम स्ट्रिप्स वर्क करता है, आप लोग ये कह सकते हो। इस ऐप को तैयार किया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो टाइगर काउंटिंग होगी, ये सारी टाइगर काउंटिंग का जो भी डेटा वगैरह होगा वो सब आपको इस ऐप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है। सारा डेटा डिजिटाइज होगा, सब लोग यहाँ पर अच्छे से उस डेटा के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसका बाद बताया गया यहाँ पर कि जो ये भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अथॉरिटीज़ यहाँ पर अच्छे से काम करने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छे से रहने वाले हैं। एग्जैक्टली क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइगर सेंसस को हम लोग इस खासकर जो टाइगर की पॉपुलेशन है इसको काउंट करेंगे, तो दैट इज़ वाई बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। और बहुत सारे लोगों को, लगभग 300 लोगों को ड्यूटी पर रखा जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क पर, और 350 के आसपास नगर होल नेशनल पार्क पर। तो ये डेटा आया है, जो कि हमारे लिए, देखो जो लास्ट वाला डेटा है हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट बात थी ये हम लोगों ने कवर कर ली है, एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद बताया गया साल 2018 में जो लास्ट सेंसस हुआ था इन टाइगर का, लास्ट सेंसस में बताया गया कि जो नगर होल यहाँ पर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर टोटल 125 टाइगर्स हैं। और उसके बाद जो आपको बंदीपुर देखने को मिलेगा, वहाँ पर 72 टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब होगा क्या, सॉरी, नगर होल में ही 2018 में 125 टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसको हम लोग साल 2014 में देखें तो साल 2014 में लगभग 72 थे। तो साल 2014 से 2018 के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइगर की संख्या इंक्रीज़ हुई है। अब जो डेटा आने वाला है वो एक नया डेटा आएगा हमारे पास, वो आने वाले टाइम पर हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, क्या क्या यहाँ पर बातें की जा रही हैं टाइगर पॉपुलेशन काउंटिंग को लेकर। अब मैं आपको बंदीपुर और नगर होल के बारे में बता देता हूँ। पहले हम लोग नगर होल नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग आप देख पाओगे हर साल कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। तो जो नगर होल नेशनल पार्क है इसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क से के नाम से भी जानते हैं। इस पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। फिर इसको नेशनल पार्क के तौर पर अपग्रेड किया गया 1988 के अंदर। फिर उसके बाद इसको हमारे भारत का 37वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ध्यान रखना इसके बारे में, इसको 37 टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया, 1999 के अंदर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आई होप ये आपको समझ में आया। देन उसके बाद बताया गया कि देखो ये जो नगर होल नेशनल पार्क आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो हैं फ्लो होती हुई नजर आती हैं, बहुत सारी नदियाँ आपको बहती हुई नजर आएंगी। यहीं पर पास में आपको बंदीपुर नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। अभी आप लोग को मैं उसको मैप में भी दिखा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और टीक के पेड़ वगैरह देखने को मिलता है, रोजवुड के पेड़ देखने को मिलता है। बट एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडियन माउस डियर, गौर, स्ट्राइप नेक्ड, अरडी मंगूस, ग्रे लंगूर, ये सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टाइगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अभी हमने नगर होल के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को कवर किया। अब बात करते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व आया था 2007 के अंदर। आप लोग को ध्यान रखना है ये जो नेम है ना बंदीपुरी, कहाँ से लिया गया है, एक गांव के नाम से लिया गया है। वहाँ पे एक विलेज है बंदीपुर, उसी के बेसिस पर ये नाम रखा गया है। इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। फिर उसका बताया गया आज के टाइम पर जो बंदीपुर नेशनल पार्क है अपने आप में एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलेगा सदर्न इंडिया के अंदर, इंडिया के सदर्न साइड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख पाओगे बंदीपुर नेशनल पार्क के साथ ही साथ आपको नगर होल नेशनल पार्क प्लस मुदुमुलाई नेशनल पार्क, वैनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब आसपास ही देखने को मिलती हैं। तो ज़रूर इसके बारे में भी ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था मैप में दिखाऊंगा अभी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस उसके बाद जो ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ पर, मैंने आपको बताया सदर्न साइड में देखने को मिलेगा, स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बीच में ये देखने को मिल जाता है। चलो मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये टाइगर रिजर्व्स का डेटा देखने को मिलेगा। अब नीचे की साइड हम लोग जब सदर्न साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको नगर होल देखने को मिल जाएगा, यहीं मुदुमुलाई देखने को मिल जाएगा और यहीं पर बंदीपुर नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ सॉरी यहाँ पर ये सारे टाइगर रिजर्व्स आपको बराबर में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व से बेसिकली अब क्या है ना, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, इनको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो सारे डेटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है जो ईरान की तरफ से एप्पल्स आते हैं, ईरान हम लोग को एप्पल एक्सपोर्ट करता है। अब हमारे जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उनका कहना यह है कि जो हम लोग ईरान की साइड से एप्पल को ले रहे हैं उसको अभी रोक दिया जाए, उसको हम लोग इंपोर्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक एप्पल का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आता है, ठीक है। जो हमारे एप्पल डीलर्स हैं उन्होंने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ये सारी बातें बोली हैं। तो एक जॉइंट फोरम ऑफ एप्पल डीलर्स की जो कश्मीर से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से, इन्होंने यहाँ पर एक लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को और इन्होंने बोला कि
ईरान से जो भी एप्पल्स आ रहे हैं उसको अभी रोक दिया जाए, उसको स्टॉप कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इनका कहना है। कहना यह है कि देखो आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर खुद का एप्पल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसको अगर प्रोटेक्शन देनी है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ईरान की साइड से जो एप्पल आ रहा है इसी की ज़्यादातर बिक्री देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे फार्मर्स है इनकी इनकम के अंदर काफ़ी भारी भरकम गिरावट आई है जो कि एप्पल से डील कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है, और ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर देखने को मिलेगा नहीं, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है इसको एडिटोरियल पर कभी कवर कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद एक बात और भी है, वो बात क्या है कि देखो ईरान के जो एप्पल्स हैं ये हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कैसे कि हमने अभी देखा था एक पेस्ट, एक कीटाणु जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक कीड़ा जो है पाया गया था। उस कीड़े का नाम क्या था, वो था, यहाँ पर आप देख पाओगे SP.S नेरी करके ये नाम देखने को मिलेगा। इसको हमने डिटेक्ट किया था ईरान से आईवी कीवी के अंदर से। ठीक है, ईरान हम लोग को कीवी भी एक्सपोर्ट करता है, तो ईरान की साइड से कीवी आई थी, उस कीवी के अंदर ये कीड़ा निकला था। ये कीड़ा अपने आप में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक है, इसने बहुत सारी फसलें बर्बाद करी हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि अभी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से काम कर सकते हैं। अभी बेसिकली ईरान से जो भी एप्पल्स आ रहे हैं उसको रोक दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकेंगे, अपनी जो फार्मर्स की इनकम है वो भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये यहाँ पर बोला गया। अब ये रोक कैसे सकते हैं, तो इस पर हम लोग कुछ चार्जेस लगा सकते हैं। बताया गया कि अगर हम लोग इंपोर्ट करें एप्पल्स को तो यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं जो उसको 100% से इंक्रीज़ कर दिया जाए। लेकिन जब भी आप लोग चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हो तो ध्यान से ऐसे इंक्रीज़ करना कहीं आप लोग डंपिंग की कैटेगरी के अंदर ना जाओ। आपको पता होगा डंपिंग की कैटेगरी क्या होती है, अभी रिसेंटली चाइना के ऊपर हम लोगों ने डंपिंग चार्जेस लगाए थे। ठीक है, तो ऐसा आगे ना हो पाए कि ईरान हमारे ऊपर डंपिंग के चार्जेस लगा दे। ईरान यहाँ पर ये बोले कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये लोग सस्ते में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सस्ते में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बेच रहे हैं। तो मतलब डंपिंग को बचा जाए एक तरीके से। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अच्छे से देख दाख के कुछ चार्जेस लगा सकते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हो, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो ईरान से आए हुए एप्पल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं। ईरान हम लोग को एप्पल्स फिर कम इंपोर्ट कर पाएगा और हम लोग अपनी सिचुएशन को सुधार पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये देखने को मिलेगा, जो हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, ठीक है, एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल कोऑपरेशन नीडेड टू कॉम्बैट टेरर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग को टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ना है, उससे कॉम्बैट करना है, तो हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो साथ में मिलकर काम करेंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल, देखो कुछ ज़्यादा फोकस इस पर करना नहीं है, बस इन्होंने क्या बोला, ये बोला क्यों एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो इंडिया के अंदर एक सबसे भयानक अटैक हुआ था 26/11, जिसके पता होगा, मुंबई पे एक ताज होटल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने अभी देखा कि जो यूएई है, यूएई के ऊपर यमन के जो हौदीज़ हैं इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली है। तो उसी की वजह से, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, फिर उसके बाद यूएस के अंदर एक ऐसे इंसिडेंट देखने को मिला है। तो यानी कि अटैक वाले इंसिडेंट, टेररिज्म वाले जो इंसिडेंट्स हैं, ये भी रिसेंटली भी देखने को मिले हैं, अभी 3-4 दिन पहले। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने, हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि बिल्कुल हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में आ सकती हैं, वो साथ में कोऑपरेट कर सकती हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए। क्योंकि हमारे बराबर में भी आपको एक देश देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन मतलब हाँ फिर भी इन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिलहाल एक देश देखने को मिलेगा जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। हमारे नेबरहुड में बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, और आपको पता ही है कहाँ पर आपको टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी हमारी कंट्री को काफ़ी बड़ा थ्रेट देखने को मिलता है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन क्या है, आपको बस एक आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि पता ही आइडिया क्या है कि यही आर्टिकल फिर बड़े आर्टिकल बन जाते हैं, कल अगले दिन फिर कवर कर दिए जाते हैं, तो हमारा बेस थोड़ा सा बेकार रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेस क्लियर है, कल कुछ भी आता है तो हम लोग उसको आराम से कर पाएंगे, उसको कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब एक दुनियादारी में एक इशू तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको पता है, वो है रशिया और यूक्रेन वाला। अगेन उसी के ऊपर एक आर्टिकल कवर है, और मतलब कि आपने देखा होगा पिछले लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं, लगभग 15 दिन हो चुके हैं, ये आर्टिकल हटा ही नहीं है इस पेपर से। ये आर्टिकल रेगुलरली यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अगेन क्या बात की गई है, जो यूएस और रशिया है दोनों ने मांग की है, और वो मांग ये है कि यूक्रेन की जो टेंशन्स है, यूक्रेन के ऊपर जो रशिया के टेंशन्स देखने को मिलते हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस जो खराब हैं उनको किया जाएगा सही। ये यहाँ पर यूएस और रशिया ने मिलकर डिसाइड किया है। तो यहाँ पर वॉशिंगटन और मॉस्को, अगेन वही मतलब यूएस और रशिया की बात हो रही है, इन दोनों के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने फ्राइडे में साथ मिलकर बातचीत करी और अग्री किया कि साथ में मिलकर ये दोनों कंट्रीज़ काम करेंगी ताकि यूक्रेन के ऊपर जो भी टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं यूक्रेन को लेकर, उस टेंशन्स को हम लोग खत्म करेंगे। रशिया यहाँ पर चीज़ें सही से लेकर चलेगा। कि ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया, रिसेंटली यूएस के थ्रू रिपोर्ट्स आती हैं और उस रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया कि रशिया ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर के इर्द गिर्द पर। ठीक है, तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर कि जो रशिया है वो यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, उसको कब्जा लेगा, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगती है यूएस को और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो वो लोग इसी के ऊपर फोकस करते हुए बोलती हैं कि रशिया ऐसा नहीं कर सकता है। अगर रशिया ऐसा करता है तो रशिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यहाँ पर साथ में मिलकर खड़ी हुई हैं इस चीज़ को लेकर। ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यह भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन में देखो बोला गया कि देखो मतलब बातचीत होनी ज़रूरी थी और अभी बातचीत हुई और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार से बातचीत होगी, चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को समझा है, उसके लिए दोनों ने थैंक यू बोला है, यूएस रशिया ने। ये आपको देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या है, आने वाले टाइम पर जो रशिया है वो पूरी तरह से फोकस करेगा कि क्या किया जाए यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके ऊपर से टेंशन्स को हम लोग कम से कम कर सकें। नाउ ये इशू आपने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और मतलब रेगुलरली हम लोग कवर कर ही रहे हैं, आपको पता चल ही जाता है। उसी चीज़ को वापस से रिपीटेडली बताया गया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अब होता क्या है ना कि मैं आप लोगों को फिर से चीज़ें बता देता हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म में चाहे बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलरली नए जुड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा 500 600 लगभग 700 800 लोग तक भी रेगुलर नए जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अगर हम लोग अगले आर्टिकल पे बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है। अभी देखो रिसेंटली हमने एक आर्टिकल कवर किया था, उसमें क्या चर्चा की गई थी, जो येमेन के हौदी रेबल्स हैं इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया है यूएई के ऊपर, और उस ड्रोन अटैक के अंदर लगभग 2 भारतीय लोगों की जान गई है प्लस एक पाकिस्तान की जान गई है। आपको पता होगा आज से 4 दिन पहले आर्टिकल हमने कवर किया था। उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर अटैक किया है, यमन के हौदी रेबल्स के ऊपर अटैक किया, और बताया गया कि जो ये सऊदी अरेबिया ने अटैक किया है इसके अंदर लगभग 70 लोगों की जान गई है, 70 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं ऐसा बताया गया, जिसमें से 3 बच्चे भी देखने को मिले हैं इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और ये जो वायलेंस है पूरा का पूरा ये फ्राइडे को देखने को मिला है, फ्राइडे में ये काम किया गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप पर लेकर चलता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सही से समझ पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जब हम लोग मैप अगर देखें तो यहाँ पर आपको मैप नज़र आएगा येमेन का। येमेन आप लोगों को नीचे नजर आएगा। ठीक है, येमेन के नीचे आपको गल्फ ऑफ एडन भी नजर आएगा, इधर अरेबियन सी, इधर पाकिस्तान नजर आया, थोड़ा सा उधर चलोगे तो इंडिया भी आपको देखने को मिल जाता है। बट अभी आपको येमेन देखने को मिलेगा। येमेन के ऊपर सऊदी अरेबिया है, उसके बाद इधर ईरान है और इधर यूएई है। इन्हीं 4 कंट्रीज़ का इन्हीं 3 कंट्रीज़ का इन्हीं 4 कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा जो भी येमेन के अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं। येमेन के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हुआ और गृह युद्ध आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, सिविल वॉर लगातार जारी है। सिविल वॉर क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली, तो येमेन को जब आप लोग 2 हिस्से में देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आज के टाइम पर हूदी रेबल्स आपको देखने को मिल जाता है जिनका पूरी तरह से कंट्रोल है और वो चाहते हैं पूरे येमेन पर इनका ही कंट्रोल रहे। उसी प्रकार से दूसरी साइड पर येमेन की आपको सरकार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट और हूदी रेबल्स दोनों के बीच में क्या विवाद है, दोनों का विवाद चल रहा है और दोनों यहाँ पर चाहते हैं कि एक जना सही से बैठे येमेन के ऊपर। इसी को लेकर गृह युद्ध चलता रहता है, सिविल वॉर चलती रहती है। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है इसी सिविल वॉर के अंदर। क्लियर हुआ। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, 4 दिन पहले येमेन क्या करता है, येमेन यहाँ से ड्रोन अटैक करता है किसके ऊपर, यूएई के ऊपर। यहाँ पर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट देखने को मिलेगा। इसने ड्रोन अटैक कर दिया और इस ड्रोन अटैक में 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी की जान चली जाती है। अब होता क्या है, इसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया क्या करता है, यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, अभी फिर फ्राइडे मतलब कल वाले दिन भी क्या हुआ, एयर स्ट्राइक करी गई है यहाँ पर येमेन के ऊपर, और एयर स्ट्राइक करने की वजह से जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं उनकी जान गई है और प्लस यहाँ पर 3 बच्चे हैं उनकी भी जान गई है। ये हमारे पास डेटा निकल कर आता है। तो आप कहोगे सऊदी अरेबिया और यहाँ पर ये येमेन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, देखो सऊदी अरेबिया यूएई दोनों एक साइड पर हैं। ठीक है, और दोनों यहाँ पर
आप कह सकते हो यमन के अंदर सरकार को सपोर्ट करते हैं, ना कि हौदी रिबल्स को, ये आपको ध्यान रखना है। और हौदी रिबल्स क्या करते हैं, ये बार बार अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया रिटेलिएशन में यहाँ पर एक काम करता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। जो यहाँ पर हौदी रिबल्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको कौन सपोर्ट करता है, इनको सऊदी अरेबिया और इनको सपोर्ट नहीं करता है सऊदी अरेबिया और यूएई, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सरकार है उनको सपोर्ट करती हैं ये दोनों कंट्रीज। अब आप कहोगे तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको सपोर्ट करता है पीछे से ईरान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ईरान यहाँ पर हौदी रिबल्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। क्लियर हुआ? तो मैंने सिविल वॉर के बारे में थोड़ा सा मतलब आइडिया आपको दे दिया है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मतलब फिर भी पता चल चुका है सिविल वॉर के बारे में। यमन के सिविल वॉर के बारे में जब आप डिटेल देखोगे तो बहुत सारी जानकारी है जानने के लिए, बट अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ जान लिया आपने, जो कि बेहतर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ जब हम लोग एडिटोरियल पर आते हैं तो हमारे पास पहला आर्टिकल आता है, यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस काडर रूल्स को लेकर चर्चा की गई है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की गई है इंडिया जर्मनी के पार्टनरशिप के बारे में। अब ये आर्टिकल लिखा किसके थ्रू गया है, ये है वॉल्टर जेलेंडर। ये कौन है, अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो वॉल्टर जेलेंडर हैं, ये बेसिकली एम्बेसडर ऑफ जर्मनी है टू इंडिया, ठीक है। तो जर्मनी के एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है, इन्होंने लिखा कि इंडिया जर्मनी की जो पार्टनरशिप है, इनका कोऑपरेशन है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर ये चर्चा करते हैं और काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर सकती हैं दोनों कंट्रीज़। ये चर्चा क्यों हो रही है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को मैप दिखाऊंगा। यार मैं मैप लेकर आया था, पता नहीं कहाँ गुम गया, कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या है, आज चलो पहले आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, वो क्या है, जर्मनी को मैप में देखना है आपको। एक तो मैप में देखना है ये जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद जर्मनी को भी मैप में देखना है, एग्जैक्टली कि इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। नाउ ये जो पूरा एडिटोरियल है, मैंने इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है नीचे की साइड, ठीक है। कोई इशू ना हो, देखो कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो, इसी चक्कर में यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों को यहाँ से मैं सारी चीज़ समझा दूंगा, एग्जैक्टली जो चीज़ें ऊपर है वही चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेगी। इसी वजह से मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर को स्क्रॉल नहीं करता हूँ, ठीक है, कि कहीं कोई इशू ना हो जाए, कॉपीराइट का इशू ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को ज़्यादा जूम करता हूँ, आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। मैंने आपको इसके बारे में कल ही बताया था, ठीक है। तो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके मैं उसी को कवर कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर क्या रहे, कोई डिस्प्यूट आगे क्रिएट ना हो। क्योंकि आज के टाइम पर आपको पता है सिचुएशन क्या चल रही है यार, है ना। और रिसेंटली क्या हुआ था, अभी मैं आपको द हिंदू का पीडीएफ भी नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन यार द हिंदू का पीडीएफ मैं नहीं दे पाता हूँ, आपको पता है एक वार्निंग आई हुई है, द हिंदू का पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते हैं। देखो न्यूज़पेपर का पीडीएफ शेयर नहीं किया जा सकता है। अभी मैं शेयर कर रहा था, अभी कोई और शेयर कर रहा होगा, वो आप कहीं और से डाउनलोड कर रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन वो काम इलीगली कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इलीगल ही है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अगर दूसरी जगह पर शेयर कर रहे हैं तो अगेन जब उनके पास वार्निंग आएगी, जब स्ट्राइक आएगी उनके पास, तो वो लोग भी बंद कर देंगे। तो ऐसा ही होगा। देखो न्यूज़पेपर को, कोई पब्लिकेशन है, द हिंदू है, वो अपना न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है यार, तो वो मतलब उसकी तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ा कट डाउन देखने को मिलेगा ना। अब होगा क्या, आप लोग एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो 800 रुपये या 850 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन आता है, पूरे साल का न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, उसको वहीं से डाउनलोड करो। इतना पैसा आप लोग खर्च सकते हो तो एक डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पर, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है और उसमें स्पेशल पैकेज ले सकते हो। बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्लस कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, अपना डाउनलोड किया, आपने डाउनलोड करके पढ़ा, उसको हाईलाइट किया, जो भी है इंपॉर्टेंट बातें कवर करी और स्क्रीनशॉट्स निकाले। वैसे तो देखो जो भी आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नीचे की साइड दिखा रहा हूँ, अभी आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर करी है वो सब मैं आप लोगों को एक पीडीएफ क्रिएट करके दे देता हूँ। ये तो आपको पता है, टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन पर एक पीडीएफ मिल जाती है, वो पीडीएफ भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। डायरेक्टली न्यूज़पेपर तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनका स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पर लगा देता हूँ, प्लस इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी सब मैं आपको वहाँ पर दे देता हूँ। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगेन वो आपको भी मतलब इक्वल है, चाहे आप न्यूज़पेपर लो या फिर वो पीडीएफ लो, इक्वली आपको वो देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। डायरेक्टली ये है कि हम लोग न्यूज़पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? नाउ आते हैं वापस से आर्टिकल पर। अब इस आर्टिकल में इंडिया जर्मनी के पार्टनरशिप के बारे में चर्चा की गई है। देखो अपने आप में इनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं दोनों कंट्रीज़। हुआ क्या है, ये चर्चा में क्यों है, पहले हमें ये बताओ। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो जर्मनी नेवी का एक फ्रीगेट है, फ्रीगेट क्या होता है, एक जहाज़ होता है। देखो एक जैसे हमारा डिस्ट्रॉयर होता है, ठीक है, उसी प्रकार का कोई फ्रीगेट देखने को मिलता है। एक कॉर्वेट होता है, फिर उसका फ्रीगेट, फिर डिस्ट्रॉयर, ये देखने को मिलता है। मतलब छोटे साइज़ का होता है, लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे वेपन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक जहाज़ है,
जर्मनी नेवी का फ्रीगेट है जिसका नाम है बेयर्न। अब बेयर्न कहाँ पे आया? इंडिया में आया। कब? थर्सडे में, मतलब परसों की बात है, 20 जनवरी 2022 में बेयर्न मुंबई में रुका। तो ये यहाँ पर बताया गया। अब मुंबई में रुका तो इसी को लेकर न्यूज़ बनी। अब न्यूज़ बनी तो यहाँ पर एडिटोरियल आ चुका है, और एडिटोरियल में यहाँ पर जर्मनी के एम्बेसडर हैं जो कि यहाँ पर ये सारे रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब होता क्या है, यहाँ पर बोला गया एक पोर्ट कॉल, ये जो पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये पोर्ट कॉल है। पोर्ट कॉल क्या होता है? देखो, पोर्ट कॉल मतलब होता है एक इमीडिएट स्टॉप, मतलब इंटरमीडिएट स्टॉप। हुआ क्या था, ये जो फ्रीगेट है ये फ्रीगेट अलग अलग देशों में गया था, अलग अलग देशों में घूमता हुआ आया है। फिर उसके बाद ये जब जर्मनी वापस जा रहा था तो बीच में रुक गया। तो जो इंटरमीडिएट स्टॉप होता है उसी को हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी जहाज़ हो गया उसका बीच का जो पूरी जर्नी है उसके बीच पूरी जर्नी में एक बीच में जो स्टॉप लिया जाता है उसको हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। तो अभी इंडिया के अंदर बेसिकली ये थोड़ी देर के लिए रुका, और बताया गया, देखो आप लोग सोच रहे होंगे बिजनेस के लिए इंडिया के साथ, तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी, कोई बिजनेस वगैरह के लिए नहीं रुका था, बट ऐसे ही बीच में रुका जिससे प्रतीत होता है कि हाँ, इंडिया और जर्मनी के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप भी है। इससे हम लोग जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा क्लोज लेकर आ सकते हैं। जर्मनी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो रिलेशंस है भारत के साथ वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप भी किए जाएँ। ठीक है, देखो अभी भी रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है वो यहाँ पर ऑथर बताते हैं। उसके बाद क्या बताया गया, देखो वही ये तो न्यूज़ हो गई जो कि मैंने आप लोगों को बताया। जर्मनी का एक फ्रीगेट है जिसका नाम है बेन F217 जो कि इंडिया के जो मुंबई वाला एरिया है वहाँ पर अराइव किया है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो पूरा का पूरा वॉरशिप है, ठीक है, इस वॉरशिप को रिसीव किया गया है हमारे जर्मन एम्बेसडर वॉल्टर जेलेंडर के थ्रू। ये वॉल्टर जेलेंडर कौन है? ये यही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पूरा एडिटोरियल लिखा है। तो ये गए थे इस पूरे वॉरशिप को रिसीव करने के लिए, और ये आज के टाइम पर एम्बेसडर हैं टू इंडिया। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो आज के टाइम पर जर्मनी यहाँ पर रियलाइज़ करता है जो दुनिया भर की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे दुनिया का है, वो इंडो पैसिफिक रीजन है। और इंडो पैसिफिक रीजन पे आप देख पाओगे इंडिया का एक बहुत बड़ा दबदबा देखने को मिलता है। जैसे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप हुआ, नीचे आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। इस पूरे रीजन को हम लोग इंडो पैसिफिक वाला रीजन बोलते हैं। ठीक है, और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत एक की प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्ट्रैटेजिक यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, प्लस बहुत सारी जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे इस पूरे एरिया के अंदर। ये आपको पता होगा कौन सा वाला एरिया है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर अभी जर्मनी ने अपनी टिप्पणी दी है, यहाँ पर कुछ बोला है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, क्योंकि आगे इसी को डिटेल में कवर किया गया। उसके बाद जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, मैंने आपको बताया वॉल्टर जेलेंडर, जो कि अभी आपको ऊपर दिख रहे होंगे, जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। इन्होंने और क्या बोला? इन्होंने बोला हम लोगों को ज़रूरत है फ्री मैरीटाइम रूट्स की, तो हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत है हम लोग पैसिफिक रीजन के अंदर भी आएँ। तो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो भारत के साथ पैसिफिक रीजन के अंदर आने के साथ साथ आप कह सकते हो भारत के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है आज के टाइम पर जर्मनी चाहता है जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर जर्मनी को भी एक तरीके से एरिया मिले, वो भी अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से उस एरिया का यूज़ कर पाए। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको इंडियन ओशन पर देखने को मिलेंगी, और बोला गया है जितनी भी कंट्रीज़ है उन सबको क्या करना चाहिए, इस इंटरनेशनल सी लॉ को, जो भी यहाँ पर कानून वगैरह हैं उन सब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा बताया गया। इंडिया आज के टाइम पर एक पावर हाउस है, कहाँ पर? इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया का एक बहुत बड़ा दबदबा है, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है कौन से वाले रीजन पर, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो वाले रीजन पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और क्या बताया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन की आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जर्मनी चाहता है भारत के साथ कोऑपरेट करे, खासकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, जैसे यहाँ पर यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब इनका एक क्वाड ग्रुप है जो कि इस पूरे रीजन के ऊपर फोकस करते हैं। तो जर्मनी भी यहाँ पर भारत के साथ आना चाहता है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। अब यहाँ पे ऑथर के थ्रू बताया गया जो ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है उसकी 65% की जो पॉपुलेशन आपको इस वाले एरिया के अंदर देखने को मिल जाती है। प्लस जो दुनिया की 33 मेगा सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो मेगा सिटीज़ होते हैं, आप कह सकते हो कि मेगा सिटीज़ जहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों की एक तरीके से पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, तो 33 दुनिया भर की मेगा सिटीज़ में से 20 जो मेगा सिटी हैं वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगी, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के आसपास जो कंट्रीज़ है वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। प्लस ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रेड वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। 46% दुनिया भर का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वगैरह है वो सब इसी पर्टिकुलर रूट से गुजरता है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है।
उसके बाद क्या बताते हैं, अब देखो डेफिनेटली ये सब चीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार्बन एमिशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कार्बन एमिशन भी बहुत बड़ा सोर्स है, कार्बन एमिशन मतलब पोल्यूशन वगैरह भी इस एरिया में ज़्यादा होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी वजह से आज के टाइम पर जो कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल चैलेंज, सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसको टैकल कर रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पोल्यूशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आता है, ये ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आज के टाइम पर कंट्रीज़ फोकस कर रही हैं इस पोल्यूशन को कम भी किया जाए। अब यहाँ पे ऑथर आते हैं वापस से इंडिया और जर्मनी के ऊपर। अभी तक ऑथर ने इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बताया। इन्होंने बताया जो इंडिया और जर्मनी है, जर्मनी इंडिया दोनों के जो ट्रेडिंग रिलेशंस है, व्यापारिक रिलेशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। लगभग 20% से ज़्यादा जो जर्मन ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक नेबरहुड से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आसपास नेशंस है उनके साथ यहाँ पर जर्मनी का व्यापार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और जर्मनी और इंडिया दोनों को मिलकर यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए, ताकि जो ये पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक वाला, इसको हम लोग सपोर्ट कर सकें, इसको स्टेबल बना कर रख सकें। क्योंकि जर्मनी काफ़ी व्यापार करता है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इस पूरे रीजन को और ज़्यादा सिक्योर करने की। और इसी वजह से जर्मनी अगर भारत के साथ कोऑपरेट करे, जर्मनी अगर भारत के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप करे, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलकर इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन को और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है और ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सकता है। इसी वजह से आज के टाइम पर रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर बताया गया। मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बता दी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो पूरा शिप था, जो वॉरशिप था जर्मनी का, ये पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में गया इसी इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जब ये वापस जर्मनी रिटर्न कर रहा था तो ये मुंबई में यहाँ पर रुक गया, और मुंबई में इंडिया के साथ रुका, और एक तरीके से कह सकते हो कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन फिर भी रुका, जिससे प्रतीत होता है यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर ऑथर ने बताया है कि बिल्कुल रिलेशनशिप को ये इंडिकेशन मिलता है, जर्मनी चाहता है रिलेशनशिप मेंटेन हुए, तभी यहाँ पर जर्मनी रुका है, और रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके ताकि भारत के साथ मिलकर कोऑपरेट करे इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। क्लियर हुआ? मैंने आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझा दी हैं। अब आते हैं उसके बाद चांस ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो लगभग 16 साल बाद जो जर्मनी की चांसलर थी, कौन? एंजेला मार्कल। अब यहाँ पर कोई चांसलर नहीं है, ठीक है। एक नए गवर्नमेंट बन चुके हैं वहाँ पर, जिनका नाम है ओलाफ स्कॉल, ठीक है। ओलाफ स्कॉल्स ने यहाँ पर पूरी तरह से जर्मन गवर्नमेंट को संभाल लिया है। दिसंबर 2021 के अंदर ये बदल चुका था, सब कुछ आपको पता होगा। तो यहाँ पर सरकार हट चुकी है, एक दूसरे व्यक्ति आ चुका है जिनका नाम है ओलाफ स्कॉल्स। अब बताया गया जब ये उद्घाटन हो रहा था, जब यहाँ की चीज़ें बदल रही थी, सरकार बदल रही थी, इन सब उद्घाटन के टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर अग्री किया कि देखो ये यहाँ पर कंट्रीज़ इंडिया जर्मनी दोनों यहाँ पर डेमोक्रेसीज़ हैं, मेजर डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। इंडिया जर्मनी दोनों मिलकर सेटअप करेंगे, कॉपरेशन आपस में मिलकर काम करेंगे, ताकि दोनों कंट्रीज़ मिलकर कॉमन चैलेंजेस को टैकल कर सकें, प्लस क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू बोली गई थी। कब बोली गई थी? जो अभी यहाँ पर सरकार बदली है इनकी, दिसंबर 2021 के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। उसके बाद ऑथर क्या बोलते हैं, देखो अभी क्या है ना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया के बिना सॉल्व नहीं हो सकती हैं। और इस साल क्या है, इस साल अगर इंडिया जर्मनी के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएं, दोनों मिलकर कोऑपरेट करें, तो इनका ही दबदबा रहने वाला है। वो दबदबा कैसे रहेगा? क्योंकि आपको पता होगा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में, एक होता है G7 ग्रुप होता है, और एक होती है G20 ग्रुप, है ना। इसके अंदर 7 नेशंस हैं और इसके अंदर 20 नेशंस हैं। अब होता क्या है, इस साल 2022 के अंदर जर्मनी G7 कंट्रीज़ को प्रेसिडेंसीशिप में लेगा, मतलब G7 कंट्रीज़ को एक तरीके से इनकी प्रेसिडेंसी संभालेगा इस साल 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 से। और उसी अवसर पर खास बात यह है, G20 का जो समिट है, बेसिकली जो G20 है वो यहाँ पर इंडिया एज्यूम करने वाला है। तो इंडिया G20 को लीड करेगा इस साल, और उसके बाद जो G7 है उसको यहाँ पर जर्मनी लीड करेगा। अपने आप में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएं तो और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। तो दोनों के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आपस में मिलकर यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसका ऑथर बताते हैं कि आज के टाइम पर जर्मनी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा खर्चा है भारत के अंदर, ठीक है। जर्मनी ने यहाँ पर कोऑपरेट किया है इंडिया के साथ लगभग 1.3 बिलियन यूरोस को लेकर, ठीक है। और ये डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है, और बताया गया ऑथर के थ्रू कि देखो अभी तक ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसने जर्मनी से इतना बड़ा सपोर्ट रिसीव किया हो। तो भारत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसने इतना बड़ा सपोर्ट रिसीव किया है, ऐसा भी यहाँ पर ऑथर बताते हैं।
उसके बाद ऑथर बोलते हैं टुगेदर वी वर्क ऑन अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ इंडियाज ग्रोथ। यहाँ पर क्या है, साथ मिलकर दोनों कंट्रीज इंडिया की ग्रोथ के ऊपर काम कर सकती हैं, जिससे दोनों नेशंस को ही फायदा होता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल दिया गया ऑथर के थ्रू कि देखो आज के टाइम पर जो जर्मनी है वो एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा रहा है महाराष्ट्र के धुले साकरी वाले रीजन के अंदर। तो इससे क्या होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, प्लस जर्मनी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स कमाकर ले जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद बताया गया इंडिया आज के टाइम पर सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्नल दे सकते हैं हम लोग फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। किसके साथ? जर्मनी के साथ। तो जर्मनी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहने वाला है। बस करना क्या है, हम लोग को अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है, ये यहाँ पर ऑथर लिखते हैं। क्लियर हुआ। मैंने आपको सारी बातें जो भी ऑथर ने बताई हैं वो सब यहाँ पर एग्जैक्टली टू द पॉइंट अब बता दी हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये नजर आएगा। ये एडिटोरियल बात करता है रॉन्गली रेमेडी करके। देखो इस पूरे एडिटोरियल को मैंने कल कवर किया था, ठीक है। कल पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को समझा रखा है डेपुटेशन को लेकर, ठीक है, कि डेपुटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अभी आपको पता होगा जो IAS कार्डर रूल्स हैं बेसिकली उसके अंदर एक चेंजेस करने के बारे में चर्चा की गई है। और देखो कल वाला यार एडिटोरियल प्लीज़ देख लेना। देखो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारी बातें एग्जैक्टली वही लिखी गई हैं जो कल वाले एडिटोरियल के अंदर थी। कल मैंने जो बताया था, ऑथर ने ये बताया कि जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये अमेंडमेंट किया जा रहा है इन IAS कार्डर रूल्स के अंदर, ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं गलत है। और यही यहाँ पे बताया जा रहा है ये अमेंडमेंट कोई ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ, कल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, कल का एडिटोरियल सेक्शन देख लेना, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग समझेंगे तो अगेन अभी 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। इसको 10 से 12 मिनट हमें और लगने वाले हैं। और कल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, कल वाला वीडियो देख लो यार, है ना। कल वाला वीडियो में मैंने पूरा और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया। ये तो आर्टिकल बहुत छोटा आया है, कल वाला एडिटोरियल बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें IAS कार्डर रूल्स के लेकर और सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी हैं, तो उसको जाकर एक बार देख सकते हो। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखो सैटरडे है, और सैटरडे में क्या होता है, एडिटोरियल मतलब कम ही आते हैं। एक पेपर पर एडिटोरियल देखने को मिलता है, दूसरे पेपर पर ग्राउंड जीरो वाला पेपर आता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल कुछ ज़बरदस्त है यार। देखो आपको पता होगा ये आर्टिकल चर्चा में इसलिए इतना ज़्यादा है, आपने सुल्ली डील के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर आपने बुली बाई ऐप के बारे में सुना होगा, जो कि यहाँ पर ये ऐप थे, इनको बनाया गया था जो एक तरीके से मुस्लिम महिलाएं, ठीक है, मुस्लिम विमेंस है, इनकी ऑक्शनिंग की जा रही थी, इनकी नीलामी की जा रही थी इस ऐप के ऊपर। और क्या हुआ, ये ऐप इसी वजह से काफ़ी चर्चा में आया। अब जिसने बनाया था ये ऐप उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। हेमानी भंडारी, आलोक देशपांडे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर बताया है। फिलहाल मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये था कि ऐप क्रिएट करेगा, मैंने आपको बताया, और ऐप पर क्या हो रहा था, मुस्लिम महिला की ऑक्शनिंग हो रही थी। तो अपने आप एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन चुका था कि ऐसा कैसे हो रहा है यार कंट्री के अंदर। अब पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। नीरज सबसे पहला व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया, उसका बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। इसी केस में विशाल को अरेस्ट किया गया, ठीक है, जिन्होंने ये ऐप क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर वेमेन को हैरेस कर रहे हैं, वेमेन को बली कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट ये है, मैंने आपको इसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, देखो यहाँ पर कौन सा केस देखने को मिला है, बली बाई वाला केस आपको देखने को मिला है। ये ऐप बनाया गया जिस ऐप पर यहाँ पर ये ऑक्शनिंग वगैरह देखने को मिल रही थी। लेकिन जब आप लोग ये देखते हो कि क्या इसके अगेंस्ट में कोई लॉस नहीं है, देखो जो ये बली है ये बेसिकली बलिंग की जा रही है। और बलिंग क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो हैरेस किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बली के अगेंस्ट में क्या लॉज नहीं है भारत के अंदर, तो मैंने आपको वही बताया था कि बिल्कुल एंटी साइबर बलिंग लॉज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। वो लॉज कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि आप देख पाओगे इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर देखो पहली बात तो हमारे कंट्री में जो बलिंग है बेसिकली उसको प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग कोई लॉज है नहीं। इंडियन पिनल कोड ने ना ही बलिंग को डिफाइन किया है, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई पनिशमेंट है। बस हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन बली को एक तरीके से टैकल करते हैं, और जो भी ये काम कर रहा है उसके लड़ते हैं। जैसे आप लोग देख पाओगे जो ये बलिंग है ये कैसे हो सकती है, देखो बहुत तरीके से हो सकती है। किसी व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, बार बार उसको हैक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ही गलत भाषा उसके साथ यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर उसके जो प्राइवेट मैसेजेस है उसको शेयर किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब यहाँ पर क्या कहलाती है, साइबर बुलिंग, ठीक है, ऑनलाइन बुलिंग कहलाती है। तो इसको रोकने के लिए भारत के अंदर आप प्रोविजंस देख पाओगे। प्रोविजंस देखो प्रॉपरली तो कहीं मेंशन नहीं है, डायरेक्टली कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे आप लोग देख पाओगे होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 354A देखने
देखने को मिलेगा। ये सेक्शन बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा। उसी प्रकार से आईटी एक्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसका सेक्शन 66E भी बोलता है यहाँ पर कोई भी अगर प्राइवेसी का वोलेशन करता है तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पर्पज़ क्या है, मेरा बताने का पर्पज़ ये है, ये पॉइंट्स ज़रूर आप लिख सकते हो। क्या बलिंग को लेकर लॉज नहीं है इंडिया के अंदर? देखो लॉज हैं, इन लॉज के बारे में आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पूरा जो पिक्चर है मैंने आपको टेलीग्राम पर दे रखा है, इसको जरूर वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आर्टिकल से निकल कर आएगी जो इंपॉर्टेंट हो, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। नाउ अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, वो कौन सा था। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू एल्बम इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुआ करते थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया था एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ। तो ये काम कौन से मुगल एम्परर के थ्रू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आंसर सी देखने को मिलेगा। आंसर सी के अंदर आपको जहांगीर देखने को मिलेंगे। देखो अकबर के टाइम पर क्या हुआ था, जो ये पेंटिंग्स हैं बेसिकली पेंटिंग्स तक ही काम सीमित रह चुका था, पेंटिंग्स को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया था। बट जब आप ये देख पाते हो कि देखो होता क्या है, जहांगीर के टाइम पर ये जो बेसिकली चीज़ें हैं, जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट अपनी हाइट पर पहुंचा, मतलब पोर्ट्रेट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल रही थी। फिर उसका यहाँ पर पोर्ट्रेट को पेंट वगैरह भी किया जाता था काफ़ी डिटेल्स वगैरह से, और फिर उसका यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को आगे डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जहांगीर। तो आपको ध्यान रखना है अकबर के टाइम पर ये नहीं है, ऑप्शन सी जहांगीर के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें डेवलप करी गई हैं, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर डेवलप करे गए। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद लास्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको मैंने आज डिस्कस नहीं किया है। बेसिकली ये बात करता है हमारे रिपब्लिक डे के बारे में, रिपब्लिक डे को लेकर, प्लस उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप स्टैटिक पोर्शन में कवर करोगे ही करोगे, तो इस आर्टिकल का कोई इतना महत्व है नहीं, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। होगा क्या, अभी रिपब्लिक डे आने दो, देखो वापस से आर्टिकल्स चर्चा में आएंगे, वापस से बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा वेट करो, आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पर। अभी हमारा 26 जनवरी आने दो, उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आने वाले टाइम पर चर्चा होगी। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके 5000 लाइक्स पहुँचा देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।